हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतर अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा घटना चक्र से, जो कि हमारा सामान्य विज्ञान विशेषांक है। यह मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर, आरक्षक, शिक्षक परीक्षा और जितने भी एग्ज़ाम में साइंस आती है उन सभी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इससे पहले हम भौतिकी का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान। तत्व किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जिसका विच्छेदन करके किसी और तत्व या पदार्थ जिसके गुण मूल पदार्थ से भिन्न हो में नहीं बदला जा सकता, उन्हें तत्व कहा जाता है। मतलब तत्व क्या होते हैं? एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें विच्छेदित करके किसी एक पदार्थ गुण मूल पदार्थ से भिन्न हो, उसमें बदला नहीं जा सकता, तत्व कहलाते हैं। अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? तो ज्ञात तत्व हैं 105। संसार की सबसे प्रत्येक वस्तु किसके संयोग से बनी होती है? तो संसार की समस्त वस्तुएं, प्रत्येक वस्तु तत्वों के मेल से बनी होती हैं। नमक किन किन तत्वों के संयोग से बना होता है? तो सोडियम और क्लोरीन के मिश्रण से बना होता है नमक। यौगिक किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है और रासायनिक क्रिया से एक नया पदार्थ बनाया जाता है, तो इस प्रकार की बनी वस्तु को यौगिक कहा जाता है। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, रासायनिक क्रिया कराई जाती है और एक पदार्थ बनाया जाता है, तो उससे बनी वस्तु को यौगिक कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड किसका यौगिक है? तो सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन का यौगिक है। सोरा यौगिक होता है या तत्व होता है? तो जो सोरा है वह एक यौगिक है। पारा क्या है? तो पारा एक तत्व है। फिटकरी किसका यौगिक है? तो फिटकरी पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन का यौगिक है। पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन का यौगिक है। संगमरमर तत्व है या यौगिक? तो संगमरमर एक यौगिक है। कॉपर क्या है? तो कॉपर एक तत्व है। वंग क्या है? तो वंग एक मिश्रण है। जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को किसी अनुपात में मिलाने से नया पदार्थ बनाया जाता है, तो उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? जब दो या दो से अधिक तत्व या फिर यौगिक को मिलाकर एक अनुपात में मिलाते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसे यौगिक कहा जाता है। निम्नलिखित में से बारूद क्या है? तो बारूद एक मिश्रण है। बारूद किसका मिश्रण होता है? तो बारूद सोरे का, गंधक और कोयले का मिश्रण है। निम्नलिखित में से वायु क्या होती है? तो वायु भी एक मिश्रण है। क्या मिश्रण के संगठन की मात्रा किसी भी अनुपात में हो सकती है? तो हाँ, मिश्रण के संगठन की जो मात्रा होती है वह किसी भी अनुपात में हो सकती है। मिश्रण विषमांग होता है या समांग? तो जो मिश्रण होता है वह एक विषमांग मिश्रण होता है। यौगिक समांग होते हैं या विषमांग? तो यौगिक क्या होते हैं? ये समान अनुपात में मिलाए जाते हैं यौगिक, इसलिए क्या होते हैं? समांग होते हैं। क्या मिश्रण के गुण उनके संगठन के गुणों से मिलते जुलते होते हैं? तो मिश्रण के गुण उनके संगठनों के मिलते जुलते होते हैं। क्या यौगिकों के गुण उनके संगठनों के गुणों से पूरी तरह से भिन्न होते हैं? तो हाँ, तो जो यौगिक होता है उनके जो गुण होते हैं वह संगठनों के जो गुण होते हैं उनसे पूरी तरह से भिन्न होते हैं। मिश्रण भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? तो मिश्रण एक भौतिक परिवर्तन है। यौगिक रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है? तो यौगिक भी एक रासायनिक परिवर्तन। देखो, मिश्रण एक भौतिक परिवर्तन है और यौगिक क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन। मिश्रण बनते समय आयतन में कोई अंतर आता है या नहीं? तो मिश्रण बनाते समय उनके आयतन में कोई भी अंतर नहीं आता। नौसादर, मशकूर, आयोडीन और नेफ्थलीन किस तरह के पदार्थ होते हैं? तो नौसादर, मुशकफूर, आयोडीन और नेफ्थलीन यह एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ हैं, अधरपातन वाले पदार्थ होते हैं। ठोस और द्रव के मिश्रण कितनी प्रकार के होते हैं? तो ठोस और द्रव के जो मिश्रण होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पानी और रेत का मिश्रण किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो पानी और जो रेत का मिश्रण है उसे छानने की विधि के द्वारा अलग किया जाता है। यदि ठोस द्रव में घुला हुआ हो तो दोनों से प्राप्त करने हो तो किस विधि द्वारा अलग किया जाएगा? यदि दो ठोस द्रव में घुले हुए हैं और दोनों प्राप्त करने हो तो हम इसमें आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। आसवन विधि द्वारा किस तरह के मिश्रण के संगठक अलग किए जाते हैं?
तो आसवन विधि के द्वारा हम पानी और नमक का मिश्रण अलग कर सकते हैं। यदि दोनों द्रव आपस में मिले हों परंतु द्रवों के कथनांक अलग अलग हों तो उनको किस विधि के द्वारा अलग किया जाएगा? यदि दो पदार्थ या द्रव आपस में मिले हुए हों लेकिन उनका कथनांक अलग अलग होता है तो उन्हें आंशिक आशवन या फिर प्रभाजी आशवन के द्वारा अलग किया जाता है। पानी और अल्कोहल का मिश्रण किस विधि के द्वारा अलग करते हैं? पानी और अल्कोहल का मिश्रण प्रभाजी आशवन की विधि के द्वारा अलग किया जाता है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? तो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण है। पेट्रोलियम का क्या अर्थ होता है? तो पेट्रोलियम का अर्थ होता है, पेट्रो का अर्थ होता है चट्टान और ओलियम का अर्थ होता है तेल। तो चट्टानों से प्राप्त तेल को क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम कहा जाता है। पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान और ओलियम का अर्थ होता है तेल। पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त होता है? तो पेट्रोलियम पृथ्वी में छेद करके प्राप्त किया जा सकता है। पेट्रोलियम क्या होते हैं? तो पेट्रोलियम गाढ़ा और काले रंग का तेलीय द्रव होता है। यह जल से हल्का होता है, इसमें अविलीय होता है। जल से हल्का और जल में अविलीय होता है। पेट्रोलियम के अवयव को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? तो प्रभाजी आशवन के द्वारा पेट्रोलियम के अवयवों को अलग किया जाता है। आर्द्रित गैसों का कथनांक कितना होता है? तो आर्द्रित गैसों का कथनांक होता है 20 डिग्री। 20 डिग्री होता है आर्द्रित गैसों का कथनांक। पेट्रोलियम के उपयोग बताइए। गैसीय ईंधन में हाइड्रोजन एसोलीन के निर्माण में प्रयुक्त किए जाते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का कथनांक कितना होता है? तो पेट्रोलियम का कथनांक होता है 70 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक। पेट्रोल का कथनांक होता है 70 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस तक। बेंजीन का कथनांक कितना होता है? तो बेंजीन का कथनांक 90 डिग्री से 150 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बेंजीन का कथनांक 90 डिग्री से 150 डिग्री तक होता है। बेंजीन का उपयोग क्या होता है? तो बेंजीन का प्रयोग हम वार्निश बनाने में और ड्राई क्लीन में करते हैं। तो ड्राई क्लीन कैसे होती है? बेंजीन में हम इसका प्रयोग करते हैं ड्राई क्लीन में, और वार्निश में इसका प्रयोग किया जाता है। मिट्टी के तेल का प्रयोग किस में किया जाता है? मिट्टी के तेल का प्रयोग लैंप बनाने में और स्टोव में हम इसका प्रयोग करते हैं। लुब्रिकेटिंग तेल का कथनांक कितना होता है? लुब्रिकेटिंग तेल का कथनांक होता है 300 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। लुब्रिकेटिंग तेल का कथनांक होता है 300 डिग्री के ऊपर। लुब्रिकेटिंग तेल का उपयोग क्या होता है? लुब्रिकेटिंग तेल से हम औषधि बनाते हैं, स्नेहक बनाते हैं, सौंदर्य प्रसाधन जो होते हैं उसमें हम लुब्रिकेटिंग तेल का प्रयोग करते हैं। आसवन के बाद जो काला अवशेष फ्लास्क में बह जाता है या रह जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो आशवन के बाद जो काला अवशेष फ्लास्क में रह जाता है उसे टार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे टार कहा जाता है। टार का कथनांक कितना होता है? टार का कथनांक होता है 400 डिग्री सेल्सियस तक, और जो लुब्रिकेटिंग था उसका 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर था, और जो टार होता है उसका 400 डिग्री से ऊपर होता है इसका कथनांक। टार का प्रयोग किस में किया जाता है? टार का प्रयोग हम क्रीम बनाने में, मलहम बनाने में, रंजक बनाने में, ईंधन और इलेक्ट्रोड बनाने में टार का प्रयोग किया जाता है। ठोस द्रव और गैसों का निर्माण किसके द्वारा होता है? ठोस द्रव और गैसों का निर्माण छोटे छोटे से कणों के द्वारा होता है। इन छोटे छोटे कणों को क्या कहा जाता है? तो इन छोटे छोटे कणों को कहा जाता है अणु। अणु किन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं? तो अणु छोटे छोटे से परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। परमाणु का अर्थ क्या होता है? तो परमाणु का अर्थ होता है, दो शब्दों से मिलकर बना है, परम प्लस अणु। परम का अर्थ होता है अत्यंत और अणु का अर्थ होता है सूक्ष्म, इसलिए परमाणु का अर्थ होता है अति सूक्ष्म। परमाणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो परमाणु को अंग्रेजी में एटम्स कहा जाता है। एटम। परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण होता है जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है तथा जिसका विभाजन नहीं हो सकता, उसे परमाणु कहते हैं। तो परमाणु क्या होते हैं? वह छोटा से छोटा रासायनिक कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता और जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है उसे परमाणु कहते हैं। यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और नहीं भी रह सकता।
वे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के अणु होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं उन्हें तत्व कहा जाता है। पदार्थ की अत्यंत सूक्ष्म इकाई क्या कहलाती है? तो पदार्थ की अत्यंत सूक्ष्म इकाई को परमाणु कहा जाता है। परमाणु भार किसे कहते हैं? तो परमाणु भार एक संख्या होती है जो यह बताती है कि किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन के परमाणु भार के 1/12 से कितना गुना भारी है। तो ये क्या होता है? परमाणु भार होता है। परमाणु भार क्या बताते हैं? तो यह एक संख्या बताते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन के परमाणु भार के 1/12 से कितना गुना भारी है। परमाणु कितने प्रकार के सूक्ष्म तथा मौलिक कणों से मिलकर बना होता है? तो परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। किसी तत्व का परमाणु भार किसके समान होता है? तो किसी भी तत्व का जो परमाणु भार होता है उसमें नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के समान होता है। परमाणु भार किसके बराबर होता है? नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के समान होता है। कार्बन के एक परमाणु में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं? तो कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है? परमाणु भार कहलाता है। इसलिए कार्बन का परमाणु भार होता है 12। संकेत या प्रतीक किसे कहा जाता है? तो किसी तत्व के पूर्ण रूप के स्थान पर संक्षिप्त नाम या संकेत या प्रतीक उपयोग किया जाता है तो उसे संकेत या प्रतीक कहते हैं। संक्षिप्त नाम होता है। संकेत या प्रतीक की जो रीति है वह किस वैज्ञानिक ने प्रारंभ की थी? संकेत एवं प्रतीक की रीति वर्जिलियस के द्वारा प्रारंभ की गई थी। वर्जिलियस किस देश के वैज्ञानिक हैं? वर्जिलियस स्वीडन के वैज्ञानिक थे। स्वीडन के वैज्ञानिक थे वर्जिलियस। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? तो कैपिटल H के द्वारा इसको दर्शाया जाता है हाइड्रोजन। कार्बन को कैपिटल C के द्वारा, ऑक्सीजन को कैपिटल O के द्वारा, सल्फर को कैपिटल S के द्वारा, P को फॉस्फोरस कहा जाता है, Ag को चांदी कहा जाता है, सोने को Au के द्वारा दर्शाया जाता है, कॉपर को Cu के द्वारा, आयरन को Fe के द्वारा और Hg को पारा या मरकरी कहा जाता है। तो चलिए हम इनको फिर से देखते हैं। कैपिटल H हाइड्रोजन, कैपिटल C कार्बन, कैपिटल O ऑक्सीजन, कैपिटल S सल्फर, कैपिटल P फॉस्फोरस, Ag चांदी, Au सोना, Cu कॉपर, आयरन को Fe के द्वारा और मरकरी या पारे को Hg के द्वारा दर्शाया जाता है। के किस तत्व का संकेत होता है? तो के होता है पोटेशियम। पोटेशियम को हम कैपिटल K के द्वारा दर्शाते हैं। Na को सोडियम के संकेत होता है। Pb को सीसा कहा जाता है। Sn को टिन कहा जाता है। Sb को एंटीमनी कहा जाता है। एल्यूमिनियम को Al के द्वारा दर्शाया जाता है और आर्सेनिक को As के द्वारा, आर्गन को Ar के द्वारा दर्शाया जाता है और बेरिलियम को Ba के द्वारा दर्शाया जाता है। Cd किस तत्व का संकेत होता है? तो Cd कैडमियम का संकेत होता है। Co किस तत्व का संकेत है? तो Co कोबाल्ट का संकेत होता है। Cr क्रोमियम का संकेत होता है। Pd पैलेडियम को दर्शाते हैं। W टंगस्टन, V यूरेनियम, F फ्लोरीन, I आयोडीन, MO मोलिब्डेनम, सिलिकॉन को Si के द्वारा, प्लेटिनियम को Pt के द्वारा, जिंक को Zn के द्वारा, निकिल को Ni के द्वारा, Nc नियोन को दर्शाता है। चलिए हम इनको देखते हैं फिर से। पहले आता है पोटेशियम। पोटेशियम को कैपिटल K से, सोडियम को Na के द्वारा, सीसे को Pb के द्वारा, टिन को Sn के द्वारा, एंटीमनी को Sb के द्वारा, एल्यूमिनियम को Al के द्वारा, आर्सेनिक को As के द्वारा, आर्गन को Ar के द्वारा, बेरिलियम को Ba के द्वारा। Cd को कैडमियम कहते हैं, Co को कोबाल्ट कहते हैं, Cr को क्रोमियम कहते हैं और Pd को कहा जाता है पैलेडियम, W को टंगस्टन, V से यूरेनियम, F से फ्लोरीन, आयोडीन को I से, मोलिब्डेनम को MO से, सिलिकॉन को Si से, प्लेटिनियम को Pt से, जिंक को Zn से,
निकिल को Ni के द्वारा, नियोन को Nc के द्वारा दर्शाया जाता है। संयोजकता किसे कहा जाता है? परमाणु एक दूसरे के साथ संयोग कर अणु बनाते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में मिलकर स्थिर यौगिक बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? संयोजकता कहा जाता है। तो संयोजकता परमाणु एक दूसरे से संयोग करके अणु बना लेते हैं और अलग अलग तत्वों के परमाणु भी निश्चित अनुपात में मिलकर स्थिर यौगिक बन जाते हैं, इन्हें संयोजकता कहा जाता है। संयोजकता किसके परमाणुओं की संख्या के रूप में प्रदर्शित की जाती है? तो संयोजकता को हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से संयोग करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से संयोग करता है तो उसे एक संयोजक कहा जाता है। यदि किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के दो परमाणु से संयोग करता है तो उसे द्विसंयोजक कहा जाता है। जब कोई तत्व एक परमाणु हाइड्रोजन के तीन परमाणु या फिर चार परमाणुओं से संयुक्त करता है तो उसे त्रिसंयोजक या फिर चतुसंयोजक कहा जाता है। परवर्ती संयोजकता किसे कहा जाता है? तो परवर्ती संयोजकता कुछ तत्वों की संयोजकता एक सी नहीं रहती, किसी यौगिक में यह अधिक होती है और किसी में कम होती है, ऐसे तत्वों की संयोजकता परिवर्ती संयोजकता कहलाती है। तो जो सभी तत्व होते हैं उनकी संयोजकता भी अलग अलग होती है, किसी यौगिक में यह अधिक होती है, किसी में कम होती है, तो ऐसे तत्वों की संयोजकता क्या कहलाती है? परिवर्ती संयोजकता कहलाती है। मूलक किसे कहा जाता है? तो बहुत से आकार्बनिक यौगिक आवेश युक्त दो भागों से मिलकर बने होते हैं। आवेश मुक्त अलग अलग भाग मूलक कहलाते हैं। तो जो आवेश युक्त भाग होते हैं, आकार्बनिक यौगिक होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? मूलक कहा जाता है। जिस मूलक पर धन आवेश होता है वह मूलक धन विद्युत मूलक कहलाता है और जिस मूलक पर ऋण विद्युत या फिर ऋण आवेश होता है उसे ऋण विद्युत मूलक कहा जाता है। किसी तत्व के परमाणु और परमाणुओं के समूह की धन एवं ऋण आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो किसी भी तत्व के परमाणुओं के समूह की धन और ऋण आवेश ग्रहण करने की क्षमता को परमाणु की संयोजकता कहा जाता है कि वह जितने संयोजक होगा उतने आवेशों को ग्रहण कर सकता है या फिर दे सकता है, तो मूलक की संयोजकता कहलाती है। विद्युत आवेश में जो मूलक धनाग्र पर एकत्रित होते हैं उसकी संयोजकता ऋणात्मक होती है या धनात्मक? तो उनकी होती है ऋणात्मक, क्योंकि वह धनाग्र पर जाके इकट्ठे हो गए तो वो ऋणात्मक होंगे, और जिन धनाग्र पर एकत्रित होते हैं उन्हें ऋणात्मक संयोजकता कहा जाता है। अमोनियम धन विद्युत मूलक है या ऋण विद्युत मूलक? तो जो अमोनियम है वह एक धन विद्युत मूलक है। अमोनिया की संयोजकता कितनी होती है? तो अमोनिया की संयोजकता होती है NH4+। हाइड्रोजन एक संयोजक है या द्विसंयोजक? तो हाइड्रोजन एक संयोजक है। चांदी की संयोजकता कितनी होती है? तो चांदी की संयोजकता होती है Ag+। नेक्स्ट आता है हमारा जीव विज्ञान। हम इसी वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेवेनियर के द्वारा 1802 में किया गया था। जीव विज्ञान को मुख्यतः दो उपखंडों में बांटा जाता है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जीव विज्ञान क्या होता है? जिसमें हम सभी सजीवों का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान कहा जाता है। इसमें सारे पेड़ आ जाते हैं और जीव जंतु आ जाते हैं। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था ट्रेवेनियर और लैमार्क के द्वारा 1802 में। जीव विज्ञान को मुख्यतः दो उपखंडों में बांटा जाता है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जंतुओं की संरचना और उनके विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाती है। वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों की संरचना और उनमें घटित होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाती है। अब आती हैं इससे संबंधित प्रमुख शाखाएं। आकारिकी, जिसमें हम आकार, आकृति और संरचना का अध्ययन करते हैं, आकारिकी कहलाती है। नेक्स्ट आता है शारीरिकी, इसमें हम जंतुओं की जो आंतरिक संरचना होती है उसका अध्ययन करते हैं शारीरिकी के अंतर्गत।
नेक्स्ट आता है औतिकी। इसमें हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं औतिकी के अंतर्गत। कोशिका विज्ञान, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका की संरचना का अध्ययन करना। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम जो कोशिका की संरचना है उसका अध्ययन करते हैं, कोशिका विज्ञान कहलाती है। आनुवांशिकी, इसमें हम आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, आनुवांशिकता कहलाती है। आनुवांशिकी कहलाती है जिसमें हम क्या करते हैं, आनुवांशिकता की विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, आनुवांशिकी कहलाती है। भ्रूण विज्ञान, इसमें युग्मक निर्माण से भ्रूण के परिवर्धन तक का अध्ययन करना, मतलब जो युग्मक है उसके निर्माण से लेकर पूरे भ्रूण परिवर्धन तक की सारी प्रक्रिया का अध्ययन करना भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत आता है। रोग विज्ञान, इसमें हम रोगाणु, रोग की संबंधी लक्षण, रोग नियंत्रण का अध्ययन करते हैं, ये रोग विज्ञान के अंतर्गत आता है। पारिस्थितिकी, इसमें जीवधारियों और उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है, पारिस्थितिकी कहलाती है। इसमें क्या होता है, जीवधारी और उनका जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन करते हैं पारिस्थितिकी के अंतर्गत। विषाणु विज्ञान, इसमें विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, विषाणु विज्ञान के अंतर्गत। शैवालों का अध्ययन किया जाता है, शैवाल के अंतर्गत। कवक विज्ञान, इसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है, कवक विज्ञान के अंतर्गत। जैव रसायन, इसमें जीवधारियों की जो रासायनिक घटक हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनका अध्ययन करना जैव रसायन के अंतर्गत आता है। जीवधारियों के रासायनिक घटक और प्रक्रियाओं का अध्ययन जैव रसायन के अंतर्गत आता है। आणविक जीव विज्ञान, इसमें जैव अणुओं का अध्ययन किया जाता है, आणविक जीव विज्ञान के अंतर्गत जैव अणुओं का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्मिकी, इसमें हम जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, जीवाश्मी के अंतर्गत। औषधि विज्ञान, इसमें दवाई के निर्माण के संबंधी अध्ययन किए जाते हैं औषधि विज्ञान में। डेंड्रोलॉजी, इसमें वृक्षों का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत। डेंड्रोकोनोलॉजी, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हर कोने में जा जाकर जो वृक्ष होते हैं उनकी आयु का अध्ययन करना डेंड्रोकोनोलॉजी कहलाता है। जैव प्रौद्योगिकी, जो जीव होते हैं उनके घटकों का औद्योगिक स्तर पर प्रयोग किया जाना जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। सूक्ष्म जैविकी, अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, इसके अंतर्गत जीवाणु विज्ञान या फिर विषाणु विज्ञान आता है। तो अति सूक्ष्म जो जीव होते हैं उनके अध्ययन को सूक्ष्म जैविकी कहा जाता है और इसमें जीवाणु विज्ञान और विषाणु विज्ञान आते हैं। एंजियोलॉजी, इसमें हम मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं एंजियोलॉजी के अंतर्गत। तो जो मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है उसका अध्ययन एंजियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एपीकल्चर, इसमें हम मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं एपीकल्चर के अंतर्गत। डर्मेटोलॉजी, त्वचा का अध्ययन करना डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत आता है। त्वचा है उसको ट्रीट करने वाले या फिर चेक करने वाले डॉक्टर को क्या कहा जाता है, डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। ऐसे ही त्वचा का अध्ययन करना डर्मेटोलॉजी कहलाता है। एंडोक्राइनोलॉजी, इसमें शरीर में अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन करना एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत आता है। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, तो एंडोक्राइनोलॉजी मतलब अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन करना। सृजन की, आनुवांशिकी के द्वारा मनुष्य जाति में सुधार का अध्ययन करना। सृजन करना तो आनुवांशिकी होती है, उसके द्वारा हम मनुष्य जाति में सुधार कर देते हैं, तो सृजन की के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। यूफेनिक्स, इसमें आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के द्वारा मनुष्य जाति में सुधार करना, मतलब अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके मनुष्य जाति में सुधार करते हैं, उसे कहा जाता है यूफेनिक्स। यूथेनिक्स, इसमें वातावरण में परिवर्तन करके मनुष्य जाति में सुधार किया जाता है, उसे यूथेनिक्स कहा जाता है। एंजाइमोलॉजी, एंजाइम्स का अध्ययन किया जाता है एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत। हर्पेटोलॉजी, इसमें सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत। हर्पेटोलॉजी सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत आता है। इक्थियोलॉजी, मत्स्य का अध्ययन। पिसीकल्चर में हम मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं, लेकिन इक्थियोलॉजी में हम मत्स्य का अध्ययन करते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान, इसमें रोगों के प्रति शारीरिक प्रतिरक्षा से संबंधित अध्ययन करना। रोगों के प्रति शारीरिक प्रतिरक्षा से संबंधित अध्ययन प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाती है। ओडेंटोलॉजी, तो डेंटिस्ट होते हैं, ऐसे ही वो क्या होता है हमारा ओडेंटोलॉजी, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ओडोंटोलॉजी कहा जाता है।
विष विज्ञान, इसमें विषैले पदार्थ और उनके जंतु के शरीर पर प्रभाव का अध्ययन करते हैं। विष विज्ञान के अंतर्गत विषैले पदार्थ और उनका जंतुओं के शरीर पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है विष विज्ञान के अंतर्गत। ऑफियोलॉजी, सर्प हमें काटता है और हम क्या हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं, तो ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन कहलाता है। लेपिडेप्टोलॉजी, लिपिडोप्टेरोलॉजी, मौत और जो तितली होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। मर्मेलॉजी, मैमोलॉजी, इसमें मैमल्स का अध्ययन किया जाता है, स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी, पेशियों का अध्ययन किया जाता है मायोलॉजी के अंतर्गत। न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑन्कोलॉजी, कैंसर और गांठ का अध्ययन किया जाता है ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत। ऑर्थिनोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्थिनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सेरिकल्चर, इसमें हम रेशम उत्पादन का अध्ययन करते हैं। अब आते हैं जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। पहली है हमारी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के पिता कहे जाते हैं अरस्तु को। जंतु विज्ञान के पिता कहे जाते हैं अरस्तु को, लेकिन वनस्पति विज्ञान के पिता कहा जाता है थियोफेस्टस को। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता कहे जाते हैं कैरोलस लीनियस को। जो आधुनिक वनस्पति विज्ञान है उसके पिता कहे जाते हैं कैरोलस लीनियस को। जीवाश्मिकी, लियोनार्डो दा विंसी जीवाश्मिकी के पिता कहलाते हैं। सृजनकी, एफ गाल्टन को सृजनकी के पिता कहे जाते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान, एडवर्ड जेनर प्रतिरक्षा तंत्र के पिता कहलाते हैं। आनुवांशिकी के पिता कहे जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। और आधुनिक आनुवांशिकी की टी.एच. मॉर्गन, इन्होंने आनुवांशिकी का आधुनिक जो आनुवांशिकी है उसका मार्ग दिखाया था, इसलिए टी.एच. मॉर्गन आधुनिक आनुवांशिकी के पिता कहलाते हैं। कोशिका विज्ञान का पिता रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। पादप शारीरिकी का पिता एन गऊ को कहा जाता है, क्योंकि हम पादप जो होते हैं, वृक्ष होते हैं, हम उनको किनको खिलाते हैं, एन गाय लोगों को खिलाते हैं, गऊ को खिलाते हैं, तो एन गऊ। वर्गीकी का पिता कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। इन्हें ही आधुनिक वनस्पति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। औतिकी विज्ञान का जनक मार्सेलो मेलपिगी को कहा जाता है। उत्परिवर्तन सिद्धांत का जनक ह्यूगो डी ब्रीज को कहा जाता है। कवक विज्ञान, तो कवक विज्ञान का जनक माइकेली को कहा जाता है। पादप कायरकी के पिता कहे जाते हैं स्टीफन हेल्स। पादप कायरकी के जनक कहे जाते हैं स्टीफन हेल्स। जीवाणु विज्ञान के पिता कहे जाते हैं ल्यूवन हॉक। सूक्ष्म जीविकी के जनक कहे जाते हैं लुईस पाश्चर। भारतीय कवक विज्ञान के पिता कहे जाते हैं E.J. वाल्टर। और भारतीय बायोलॉजी के पिता कहे जाते हैं S.R. कश्यप। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कहे जाते हैं R. मिश्रा। चलिए हम जनकों को फिर से देखते हैं। पहला आता है जीव विज्ञान के पिता, अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफेस्टस को कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कैरोलस लीनियस को। जीवाश्मिकी का अध्ययन लियोनार्डो दा विंसी, क्योंकि विंसी क्या करते थे, पेंटिंग बनाते थे, जीवाश्मों की बनाते होंगे तो लियोनार्डो दा विंसी। सृजन की तो एफ गाल्टन। प्रतिरक्षा तंत्र या प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर। आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक आनुवांशिकी की टी.एच. मॉर्गन। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक। पादप शारीरिकी गऊ। वर्गीकी कैरोलस लीनियस। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस। औतिकी विज्ञान के जनक मेलपिगी। उत्परिवर्तन सिद्धांत के जनक ह्यूगो डी ब्रीज। कवक विज्ञान के जनक माइकेली। पादप कारकी विज्ञान के जनक स्टीफन हेल्स। जीवाणु विज्ञान के जनक ल्यूवन हॉक। सूक्ष्म जीवी विज्ञान के जनक लुईस पाश्चर। भारतीय कवक विज्ञान के जनक वाल्टर E.J. वाल्टर। भारतीय बायोलॉजी के जनक S.R. कश्यप, बायोलॉजी को है शाप कश्यप। और भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है R. मिश्रा जी को। जीव विज्ञान से संबंधित प्रमुख तथ्य। सबसे छोटा विषाणु कौन सा है, तो
सबसे छोटा सा विषाणु मुख में हो सकता है, खुर में हो सकता है, तो मुरपका और खुरपका ये सबसे छोटा विषाणु होता है। सबसे बड़ा विषाणु क्या होता है, तो टीएमटी समझ लो, टीएमटी या टाटा याद कर सकते हैं, तो टीएमवी 300 nm होता है, एवं पॉक्स विषाणु, ये सब दोनों क्या होते हैं, सबसे बड़े विषाणु होते हैं। पहला कौन सा है, टीएमवी जो कि 300 nm होता है, और पॉक्स विषाणु। सुपर परजीवी ऐसा विषाणु जो कि दूसरे विषाणु या परजीवी होता है, मतलब दूसरे विषाणु या परजीवी होता है, उसे क्या कहा जाता है, सुपर परजीवी कहा जाता है। 280 nm का होता है, और इसका उदाहरण है सैटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस वायरस, सैटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस वायरस STNV। सबसे छोटा जीवाणु किसे कहा जाता है, तो सबसे छोटा जीवाणु कहा जाता है डायलिस्टर को। डायल करो और छोटा सा जीवाणु बुला लो, तो डायलिस्टर को सबसे छोटा जीवाणु होता है जो कि 2 म्यू का होता है। सबसे बड़ा जीवाणु किसे कहा जाता है, तो बेगियाटोआ मिराविलिस, बेगियाटोआ मिराविलिस को कहा जाता है सबसे बड़ा जीवाणु। एक तो सबसे छोटा होगा जिसको हम डायल करके ही बुला सकते हैं, तो डायलिस्टर। सबसे बड़ा हो जाएगा, बैग को भी तोड़ वोड़ के निकल आएगा, तो बेगियाटोआ, बेगिया को तोड़ के निकल आएगा, तो बेगियाटोआ मिराविलिस, मिलने के लिए मिराविलिस। सबसे छोटी शैवाल कौन सी होती है, तो सबसे छोटी सी शैवाल होती है कैलेमाइडोमोनास, कैलेमाइडोमोनास सबसे छोटी सी शैवाल होती है, और हरी शैवाल कहा जाता है कैलेमाइडोमोनास। सबसे बड़ी शैवाल का नाम क्या है, तो इसे कहा जाता है मैक्रोसिस्टस, मैक्रोसिस्टस शैवाल होती है, भूरी शैवाल के नाम से भी इसको जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल, जिसका वैज्ञानिक नाम है या वनस्पतिक नाम है निलंबो न्यूसीफेरा, निलंबो न्यूसीफेरा। भारत का राष्ट्रीय फल आम को कहा जाता है, और इसका वनस्पतिक नाम है मैग्निफेरा इंडिका या मैग्निफेरा इंडिका। सर्वाधिक विषालु कवक कौन सा है, मतलब सबसे ज़्यादा विष होता है, तो सबसे ज़्यादा विषालु कवक का नाम है अमेनिटा, अमेनिटा फ्लोइड्स, एमेनिटा फ्लोइड्स। ऐसे नहीं मिटने वाला, तो अमेनिटा, इसको आसानी से नहीं मिटाया जा सकता। फ्लोइड्स, इसको फ्लो करने दो, फ्लोइड्स, फ्लो करेगा, ऐसे नहीं मिटेगा। तो सर्वाधिक विषाणु कवक कौन सा है, तो अमेनिटा फ्लोइड्स। सबसे छोटी कवक कौन सी है, तो सबसे छोटी कवक है ईस्ट, सबसे छोटी कवक का नाम है ईस्ट। सेकेरोमाइसीस कहा जाता है, सेकेरोमाइसीस इसका वनस्पतिक नाम है। सबसे बड़ी कवक कौन सी है, तो सबसे बड़ी कवक का नाम है ग्रेनोडर्मा, ग्रेनोडर्मा वुड फंगस इसको कहा जाता है। सबसे बड़ी कवक है ग्रेनोडर्मा, डर मत जाना इसको देखकर। और सबसे छोटी कवक का नाम है ईस्ट, जिसको सर्केरोमाइसिस कहा जाता है। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जुपसिस कहा जाता है, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जुपसिस को कहा जाता है, जुपसिस, ब्रायोफाइटा। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कहा जाता है डाउसोनिया, 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 दाऊ मतलब बड़ा, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा, और सोनिया, दाऊ, सोनिया का दाऊ, तो डाउसोनिया सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कहलाता है। सबसे बड़ा टेरिडोफाइटा, तो साइएथिया, तो टेरिडोफाइटा। आपके मतलब बहुत सी लैंग्वेज में टेरना बोलते हैं ना, किसी को बुलाना मतलब टेरना, तो टेरिडोफाइटा सबसे बड़ा टेरिडोफाइटा क्या होता है, साइएथेसिया, साइएथेसिया कहा जाता है सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा। सबसे छोटा अनावृत बीजी, सबसे छोटा अनावृत बीजी जेमिया पिग्मिया, जेमिया पिग्मिया। इतना छोटा सा अनावृत बीजी है कि हम उसको जेब में भी रख सकते हैं, जेमिया पिग्मिया, जेमिया पिग्मिया सबसे छोटा अनावृत बीजी है। सबसे बड़ा अनावृत बीजी सिकोया ग्राइगेंटिया, सिकोया ग्राइगेंटिया सबसे बड़ा अनावृत बीजी होता है। सबसे छोटा आवृत
बीजी कौन सा है? सबसे छोटा आवृत्त बीजी है वुल्फिया। बिल्कुल फूल के बाहर आ रहे हैं ना, तो सबसे छोटा आवृत्त बीजी होता है वुल्फिया। सबसे बड़ा अनावृत्त बीजी होता है यूकेलिप्टस। देखो ये इसमें गड़बड़ हो गई। पहला आता है अनावृत्त बीजी, सबसे छोटा, जिसको हम जेब में रख सकते हैं, जेमियम। सबसे बड़ा अनावृत्त बीजी हो जाता है सिकोया ग्राइंगेंटिया। सबसे छोटा आवृत्त बीजी, तो आवृत्त आधे वृत्त तो फूल गए, तो आवृत्त बीजी सबसे छोटा है वुल्फिया। सबसे बड़ा आवृत्त बीजी होता है यूकेलिप्टस रैंगिस। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया माइक्रोस्पेमिया होता है। वुल्फिया माइक्रोस्पेमिया होता है सबसे छोटा पुष्प। सबसे बड़ा पुष्प क्या होता है? रेफ्लेशिया का सबसे बड़ा, रिफ्लेक्स दिखाता है, तो सबसे बड़ा रेफ्लेशिया और सबसे छोटा वुल्फिया। सबसे बड़ा फल लोडोइशिया मालडिविका होता है। सबसे बड़ा फल कौन सा होता है? तो लोडोइशिया मालडिविका। सबसे छोटा बीज आर्किड का होता है। सर्वाधिक चौड़ी पत्तियां विक्टोरिया रेजिया की होती हैं। सबसे बड़ी या सबसे चौड़ी पत्तियां होती हैं विक्टोरिया रेजिया की। सबसे छोटी आर्कोगोनियम अनावृत्त बीजी होता है। सबसे छोटा आर्कोगोनियम अनावृत्त बीजी होता है। सबसे बड़ा आर्कोगोनियम मॉस का होता है। सबसे छोटा आर्कोगोनियम अनावृत्त बीजी का होता है और सबसे बड़ा आर्कोगोनियम मॉस का होता है। शाकीय वृक्ष, जो शाखाओं से बना होता है, शाकीय वृक्ष कौन सा है? केला है, जिसको कहा जाता है मूसा पैराइडिसिका। मूसा पैराइडिसिका कहा जाता है केला को। घासीय वृक्ष कौन सा है? जो कि एक घास है, वो है बांस, बम्बूसा कहा जाता है। विश्व का सर्वाधिक भारी लकड़ी गिवेकम ऑफिसिनेल की होती है। गिवेकम बहुत कम दी जाती है, तो गिवेकम ऑफिसिनेल की होती है सबसे भारी लकड़ी। सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप कौन सा है? तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप है एसीटिबुलेरिया। एसीटिबुलेरिया एसी में बैठा रहता है क्योंकि एक कोशिकीय है भैया, बहुत फेमस होगा, तो एसीटिबुलेरिया होता है सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप। पादप जगत के उभयचर ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। पादप जगत के उभयचर ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। प्रथम ट्रैक्योफाइट है टेरिडोफाइटा। टेरना था उनको टेरिडोफाइटा, तो ट्राफिक बना लेते हैं, तो टेरिडोफाइट। प्रथम टेरिडोफाइटा को कहा जाता है। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स क्या होते हैं? तो वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स होते हैं टेरिडोफाइटा। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स होते हैं टेरिडोफाइटा। वॉकिंग फर्न किसे कहा जाता है? तो वॉकिंग फर्न कहा जाता है एडिएंटम को कहा जाता है वॉकिंग फर्न। मेडिन हेयर फर्न किसे कहा जाता है? तो मेडिन हेयर फर्न कहा जाता है एडिएंटम को। इसमें फर्न होते हैं, हेयर होते हैं, इसलिए ये वॉक करता है, तो वॉकिंग फर्न और मेडिन हेयर फर्न कहा जाता है एडिएंटम को। मेडियन हेयर ट्री किसे कहा जाता है? तो मेडियन हेयर ट्री कहा जाता है जिंगी बाइलोबा को कहा जाता है। पादप जगत का जोकर किसे कहा जाता है? तो पादप जगत का जोकर कहा जाता है माइकोप्लाज्मा को। सर्वाधिक प्रोटीन युक्त शैवाल कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन युक्त शैवाल का नाम है स्पाइरुलिना सर्वाधिक प्रोटीन युक्त शैवाल है। हींग प्रदान करने वाला पौधा कौन सा है? तो हींग प्रदान करने वाला है फेरुला एस्फोइटिडा हींग को प्रदान करता है। मेहंदी प्रदान करने वाले पौधे का नाम है लाउसोनिया इनर्मिश मेहंदी प्रदान करने वाला पौधा है। रुद्राक्ष प्रदान करने वाले वृक्ष का नाम है इलियोकार्पस सेरिकम रुद्राक्ष प्रदान करता है। सबसे लंबी परागनलिका, ऐसा पौधा जिसकी सबसे लंबी परागनलिका होती है तो मक्का की होती है। सबसे बड़ा
साइनिया या जेलीफिश होती है। तो सबसे बड़ी सैलेंट्रेटा कौन सा होता है? साइनिया और जेलीफिश। सबसे पुराना ऑर्थोपोडा कौन सा है? तो पेरिपेटस। पेरिपेटस सबसे पुराना आर्थ्रोपोडा है। सबसे बड़ा मोलस्का जाइंट स्क्वाड है। सबसे बड़ा मोलस्का जाइंट स्क्वाड है। सबसे बड़ी मछली रोनोडॉन टाइपर है। रोनोडॉन टाइपर डॉन की जैसे आती है, तो रोनोडॉन टाइपर सबसे बड़ी मछली होती है। विषैली मछली स्टोन फिश होती है, जो कि पत्थर की जैसे होती है और जाओ तो काट लेती है। तो विषैली फिश कौन सी है? स्टोन फिश। विशालतम जीवित सरीसृप कौन सा है? तो सबसे बड़ा सरीसृप कौन सा है? सबसे विशाला सर्प पेनिनसुलर टाइगर सर्प सबसे विशाला सर्प होता है। सबसे विशाला भारतीय सर्प जो कि भारत में पाया जाता है, सबसे विशाला भारतीय सर्प किंग कोबरा। विशैली छिपकली हेलोडर्मा सबसे विशैली छिपकली होती है। सबसे बड़ा स्थलीय पक्षी, सबसे बड़ा स्थलीय पक्षी शुतुरमुर्ग। सबसे छोटी चिड़िया हमिंग बर्ड। सबसे बड़ी स्तनी जिराफ। सबसे लंबी स्तनी जिराफ। सबसे बड़ी स्तनी नीली व्हेल। सबसे विशाल स्थलीय जीव हाथी। दांत रहित स्तनी चींटी खो। सबसे पुरानी स्तनी एकिडना। सबसे पुराने स्तनी एकिडना। सबसे पुराना प्राइमेट है लीमर। सबसे पुराना कपी गिब्बन। सबसे पुराना कपी गिब्बन। अंडा देने वाला स्तनी एकिडना डक और बिल्ड पैटिपस। एकिडना डक और बिल्ड पैटिपस ये अंडा देने वाले स्तनी हैं। सबसे बड़ी अस्थि फीमर। सबसे भारी कुशोरिका लिम्बर। सबसे मजबूत पेशी जबड़े की पेशी। सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी सिरा इंफीरियर वेना कावा। सबसे बड़ा व्यस्त अंग यकृत। सबसे व्यस्त अंग यकृत। पुरुषों को प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी 3900 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है प्रतिदिन पुरुषों को। महिलाओं को 2400 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। भारत में सबसे विशाल म्यूजियम कलकत्ता का म्यूजियम भारत में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा एक्वेरियम मुंबई में है। भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कूगर, जो कि भारत में नहीं विश्व का है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर विश्व का कूगर, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है कूगर। मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अस्थियों की संख्या 206 अस्थियां होती हैं। सबसे छोटी अस्थि स्टिपीज, जो कि मध्य कर्ण में पाई जाती है। सबसे लंबी अस्थि फीमर जांग में पाई जाती है। कुशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो कुशेरुकियों की संख्या होती है 33। पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो पेशियां होती हैं 639 पेशियों की संख्या होती है। सबसे लंबी पेशी होती है सार्टोरियस सबसे लंबी पेशी होती है। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर होती है बड़ी आंत की लंबाई। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई होती है 6.25 मीटर। 6.25 मीटर छोटी आंत की लंबाई होती है। यकृत का भार पुरुषों में कितना होता है? तो यकृत का भार पुरुषों में 1.4 से 1.8 किलोग्राम होता है और महिलाओं में 1.2 से 1.4 किलोग्राम होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता यकृत में होती है, मतलब यदि यकृत डैमेज हो जाता है या फिर घाव लग जाते हैं तो जल्दी भर जाते हैं। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है मस्तिष्क में। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? शरीर का सबसे कठोर भाग दंत का एनेमल होता है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिस्ट ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? पैरोटिड लार ग्रंथि होती है। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। मानव के शरीर में रुधिर की मात्रा होती है 5.5 लीटर। 5.5 लीटर। हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा पुरुषों में कितनी होती है? पुरुषों में होती है 33.16 ग्राम DL।
महिलाओं में होती है 11.5 से 14.0 तक। श्वेत रक्त कणिकाएं WBC की संख्या कितनी होती है? तो 5000 से 10,000 तक WBC पाई जाती हैं। सबसे छोटी श्वेत रुधिर ग्रंथि RBC कौन सी होती है? सबसे WBC श्वेत मतलब वाइट रक्त कोशिका। WBC सबसे छोटी कौन सी होती है? तो लिम्फोसाइट। सबसे बड़ी श्वेत ग्रंथि होती है मोनोसाइट। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 1 से 120 दिन। 120 दिन। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 2 से 5 दिन। रुधिर का थक्का बनाने का समय होता है 3 से 6 मिनट। सर्वग्राही रुधिर वर्ग होता है, सबका ले सकता है AB। सर्वदाता रुधिर वर्ग होता है O। सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? सबसे बड़ी धमनी होती है एब्डोमिनल एरोटा। एब्डोमिनल एरोटा सबसे बड़ी धमनी होती है। हृदय गति करता है 72 बार प्रति मिनट। वयस्कों में 70 बार प्रति मिनट। 10 वर्ष की आयु में 90 बार प्रति मिनट और 1 वर्ष की आयु में 120 बार प्रति मिनट धड़कता है। मस्तिष्क का भार होता है 1220 से 2400 ग्राम तक। वक्र का भार कितना होता है? तो 150 ग्राम होता है। मेरुदंड की लंबाई होती है 42 से 45 सेंटीमीटर। क्रीनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो क्रीनियल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 31 जोड़ी। सबसे लंबी तंत्रिका है सिएटिक तंत्रिका सबसे लंबी तंत्रिका होती है। सबसे पतली एवं छोटी तंत्रिका होती है ट्रॉकियल। सबसे बड़ी तंत्रिका होती है ट्राइजेमिनल। सबसे बड़ी होती है ट्राइजेमिनल। सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। ऑक्समिक ग्रंथि कौन सी होती है? तो ऑक्समिक ग्रंथि होती है एडिनल। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी। महिलाओं में यौन अवस्था का प्रारंभ होता है, तो महिलाओं में यौन अवस्था का प्रारंभ होता है 13 वर्ष से। गर्भ अवस्था की अवधि होती है 267 से 270 दिन तक। जीव विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास। थियोफेस्टस 372 से 287 BC ने हिस्टोरिका प्लांटिनम नामक पुस्तक लिखी तथा 500 पौधों की सूची तैयार की। विलियम हार्वे यह 1570 से 1657 में जंतुओं में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की। कैरोलस लिनियस ने 1735 में सिस्टेमा नेचुरी और जेनेरा प्लांटिनम तथा स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तकें लिखी थी कैरोलस लिनियस के द्वारा। कौन कौन सी लिखी थी? सिस्टेमा नेचुरी, जेनेरा प्लांटेरम और स्पीसीज प्लांटेरम। द्विनाम पद्धति का प्रारंभ भी कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका बनाया था। लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों के उपार्जित लक्षण होते हैं उनका वर्णन किया था लैमार्क के द्वारा। चार्ल्स डार्विन 1809 से 1882 तक इन्होंने प्रकृति वर्ण और योग्यता की उत्तरजीविता का वाद प्रस्तुत किया था। ह्यूगो डी ब्रीज इन्होंने 1840 से 1935 में आइनोथेरा लैमार्कियाना पर कार्य किया तथा उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया। विरकोव ने 1858 में बताया था कि नई कोशिकाएं पूर्व कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। लुईस पाश्चर ने बताया था कि जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज प्रस्तुत की थी। ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1867 में आनुवांशिकी के आधार के नियमों का प्रतिपादन किया था। हेक्सले ने बताया था कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। कुह ने
ने सर्वप्रथम एंजाइम शब्द दिया था। किसने दिया था? कोहने के द्वारा एंजाइम शब्द को दिया गया था। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन शब्द दिया था और समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के पृथक्करण का वर्णन किया था। क्रोमेटिन शब्द दिया था और समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के पृथक्करण का वर्णन किया था। वाल्डेयर ने सर्वप्रथम गुणसूत्र शब्द दिया था। वाल्डेयर ने गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। नवाशियन ने द्विनिषेचन तथा त्रिसंयोजन की खोज की थी। द्विनिषेचन और त्रिसंयोजन की खोज की थी नवाशियन के द्वारा। कार्ल लैंडस्टेनर ने ए, बी और ओ रुधिर वर्ग और HR कारक की खोज की थी। वेटिंग एवं वेस्ट ने 1922 में अग्नाशय की खोज की थी। ग्रिफिथ ने जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज की थी। ग्रिफिथ ने जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नोटेटम से पेनिसिलिन की खोज की थी 1929 में। नाल एवं रक्सा ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। नाल एवं रक्सा के द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की गई थी। उसके इलेक्ट्रॉन में जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं उसके अलग अलग नल्स वगैरह होते हैं, नल और रक्सा, उसको कसते रहते हैं, रक्सा, नाल और रक्सा। 1932 में AG ट्रांसले इनके द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र नाम दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र नाम किसके द्वारा दिया गया था? AG ट्रांसले के द्वारा दिया गया था। वाटसन एवं क्रिक ने DNA की द्विकुंडलित संरचना का अध्ययन किया था। 1953 में DNA की द्विकुंडलित संरचना का अध्ययन किया था वाटसन और क्रिक के द्वारा। यूरे और यूरे एवं स्टेनले मिलर ने प्रदर्शित किया था कि सर्वप्रथम कार्बनिक अणुओं का विकास आदिम वायुमंडल से हुआ है। किसने बताया था? तो यूरे एवं स्टेनले मिलर के द्वारा बताया गया था। सर्वप्रथम जो कार्बनिक अणु हैं उनका विकास वायुमंडल में हुआ है या उसकी उपस्थिति के कारण हुआ है। जोनास शार्क ने 1954 में पोलियो से बचाव के लिए टीके की खोज की थी। पोलियो से बचाव के लिए टीके की खोज किसने की थी? जोनास शार्क के द्वारा की गई थी। रॉबर्टसन ने प्लाज्मा कला का इकाई झिल्ली मॉडल प्रस्तुत किया था। तो प्लाज्मा कला का इकाई झिल्ली मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? रॉबर्टसन के द्वारा। निरेन वर्ग एवं मथाई ने जेनेटिक कोड की खोज की थी। निरेन वर्ग और मथाई ने जेनेटिक कोड की खोज की थी। सिंगर एवं निकोलसन ने 1972 में प्लाज्मा कला का तरल मोज़ैक मॉडल प्रस्तुत किया था। सिंगर एवं निकोलसन ने, इतना सिंग करते कोई रोक नहीं सकता था, सिंगर एवं निकोलसन ने मोज़ैक मॉडल प्रस्तुत किया था प्लाज्मा कला का। मिलस्टीन, सेजार, कोहलर ने हाइब्रिडोमा तकनीक तथा मोनोक्लोनल प्रतिरक्षकों को बनाया था। तो हाइब्रिडोमा तकनीक एवं मोनोक्लोनल प्रतिरक्षकों को बनाया था। कैरी मुलिश ने पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रियाओं की खोज की थी। तो कैरी मुलिश ने 1986 में पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया की खोज की थी। विषैले जंतु, सबसे विषैला सर्प कौन सा है? तो पेनिनसुलर टाइगर सर्प सबसे विषैला है। विषैला समुद्री सर्प हाइड्रोफिश है, जिसको वेल्चरस समुद्री सर्प कहा जाता है। वेल्चरस समुद्री सर्प कहा जाता है हाइड्रोफिश को। विषैला सैलेंट्रेटा, इसे कायरोमैक्स कहा जाता है। तो विषैला सैलेंट्रेटा कौन सा है? कायरोमैक्स है। विषैले एक्रेड कौन सा है? तो विषैले एक्रेड है लैक्टोडेटस। लैक्टोडेटस सबसे विषैला एक्रेड्स है। सबसे विषैली छिपकली कौन सी है? तो सबसे विषैली छिपकली का नाम है हेलोडर्मा। हेलोडर्मा। विषैली फिश कौन सी है? तो विषैली फिश है स्टोन फिश। विषैली मकड़ी है लैक्टोडेक्टम, लैक्टोडेक्टस, जिसे ब्लैक विडो भी कहा जाता है। लैक्टोडेक्टस सबसे विषैली मकड़ी है। अब आते हैं महत्वपूर्ण दिवस।
30 जनवरी को मनाया जाता है कुष्ठ निवारण दिवस। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व विज्ञान दिवस। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू विहीन दिवस। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 27 जून को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। 20 अगस्त को मनाया जाता है मलेरिया दिवस। 20 अगस्त मलेरिया दिवस। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। 1 अक्टूबर रक्तदान दिवस। 7 नवंबर विश्व कैंसर जागरूकता दिवस। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। 7 नवंबर विश्व कैंसर जागरूकता दिवस। 1 अक्टूबर रक्तदान दिवस। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। 20 अगस्त मलेरिया दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 27 जून विश्व मधुमेह दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 31 मई तंबाकू विहीन दिवस। 20 अप्रैल विश्व विश्व पृथ्वी दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 21 मार्च विश्व वन दिवस। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 20 जनवरी कुष्ठ निवारण दिवस। इसके साथ आज का वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।